नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर दुर्ग के विषय में। देखिए, इससे पहले हम दुर्ग का जो परिचय है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। दुर्ग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं और कुंभलगढ़ दुर्ग को भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैसलमेर दुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। देखिए, जितने भी लेक्चर में डाल रहा हूँ पूरी डिटेल से डाल रहा हूँ। अगर आपको इनमें किसी प्रकार की डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और ये आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में मेरी वेबसाइट है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वहां पर भी आप जाकर के इनके नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। देखिए, जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो जो फैक्ट आता है वो है निर्माण से संबंधित। निर्माण किसने करवाया था इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया गया था 12 जुलाई 1155 को, और ये राव जैसल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राव जैसल द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब किया था तो याद रख लेना, 12 जुलाई। ज्यादातर ये डेट तो पूछी नहीं जाती, लेकिन ये ऊपर वाला नाम याद रख लेना, 12 जुलाई 1155 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट आता है कि इसके बाद में इसका पुनर्निर्माण हुआ है क्या। हाँ, हुआ है। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो पुनर्निर्माण भी पूछ लिया जाता है। पुनर्निर्माण अगर पूछे तो पुनर्निर्माण करवाया था शालिवाहन सेकंड द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। शालिवाहन सेकंड ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये भी पूछ लिया जाता कि कब करवाया था, तो 1162 ईस्वी में करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट। अब इसकी दुर्ग की श्रेणी से संबंधित एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण आता है, इसे धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। धानवंत एकमात्र दुर्ग राजस्थान में जो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। और धानवंत दुर्ग की श्रेणी में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में स्थित है। रेगिस्तान में स्थित है, इस कारण इसे धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और श्रेणी है जैसे कि पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी इसे रखा गया है। पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया। पारिद दुर्ग की श्रेणी में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका जो परकोटा है वो दोहरा परकोटा है। दोहरा परकोटा है, इसका जो परकोटा है वो दोहरा परकोटा है। इसके बाद में देखिए ये कहां पर स्थित है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, जिसे हम श्रवणगिरी भी कह देते हैं। श्रवणगिरी या त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर, श्रवणगिरी या त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, इस तरीके से याद करेंगे ना, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं तो विश्वास रखिए आप कभी नहीं भूलेंगे। अब इनके उपनाम देख लेते हैं। देखिए उपनाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान कहते हैं। अंडमान, इसे मांड दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर मांड जाति रहा करती थी, इस कारण मांड कहते थे। तो इस दुर्ग को मांड दुर्ग कहा जाने लगा। ठीक है, मांड क्षेत्र कहते थे जैसलमेर क्षेत्र को, इस कारण मांड दुर्ग। रेगिस्तान के अंदर स्थित है तो रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं इसे। रेगिस्तान का गुलाब इसे कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब। और एक यहाँ पे आता है, इसे श्रवणगिरी भी कहा जाता है। श्रवणगिरी दुर्ग कहते हैं। ठीक है, ये इसका उपनाम हो जाएगा। देखिए यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये तो श्रवणगिरी हो गया, आपसे पूछ ले कि सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहते हैं।
स्वर्णगिरी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को। स्वर्णगिरी, एक तो स्वर्णगिरी होता है, स्वर्णगिरी, ये तो कहते हैं जैसलमेर दुर्ग को। स्वर्णगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट में बताना है, ठीक है। इसे सोनारगढ़ भी कह देते हैं, सोनारगढ़, सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है इसे, और सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं। और सोनारगढ़ नाम की इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, तो एकमात्र दुर्ग जिसपे फिल्म भी बनी है, इसके हम आगे थोड़ा सा और डिटेल से बात करेंगे। इसे जैसाणगढ़ भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसाणगढ़, जैसाणगढ़ भी इसे कहा जाता है। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, यहाँ से तो पूछे जा चुके हैं, तो अब नए नए अगर क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इस प्रकार के बनाएंगे। जैसाणगढ़ किसका उपनाम है, ये पूछ लिया जाएगा। उत्तरभड़ किवाड़ भी कहा जाता है इसे, उत्तरभड़ किवाड़ भी कह देते हैं, उत्तरभड़ किवाड़। इसके अलावा हम बात करें तो इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है, त्रिकुटगढ़, त्रिकुटगढ़ भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, गोरहागढ़ भी कहते हैं इसे, गोरहरा, गोरहरागढ़ भी कहा जाता है। कमरकोट दुर्ग भी कहते हैं इसे, कमरकोट दुर्ग भी इसे कहा जाता है। कमरकोट दुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका दोहरा प्रकोटा है और इसकी जो संरचना है वो घाघरे में, संरचना पूछे तो कैसी हो जाएगी, ये थोड़ा सा संरचना कैसी हो जाएगी, घाघरे में, घाघरे में संरचना, इस कारण इसे क्या कहते हैं, कमरकोट दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम हो गए जो आपको याद रखने हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, फैक्ट की हम बात करें तो फैक्ट अलग अलग प्रकार के हैं, इनके आकार से संबंधित हो सकते हैं, निर्माण से संबंधित हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और यूनिक बातें होती हैं वो सकते हैं, बुर्जों से संबंधित होते हैं, दर्शनीय स्थल से संबंधित हो सकते हैं, मंदिर कौन से हैं वो हो सकते हैं। तो एक एक करके हम सभी की यहाँ पर बात करने वाले। देखिए आकृति पूछी तो त्रिभुज के आकार की इसकी आकृति, आकृति त्रिभुज के आकार, त्रिभुज के समान, त्रिभुज के समान इसकी आकृति होती है। पीले पत्थर से निर्मित है, पीले पत्थर से निर्मित है, पीले पत्थर से निर्मित है। चुनने का इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया, तो इसके निर्माण में चुनने का प्रयोग नहीं, निर्माण में, इसके निर्माण में चुनने का प्रयोग नहीं किया गया, इसके निर्माण में चुनने का प्रयोग नहीं किया गया। इसे अंगड़ाई लेते शेर के समान द्रुव भी बताया गया, अंगड़ाई लेते शेर के समान द्रुव, जैसे अंगड़ाई लेता है शेर उसी प्रकार की समान इसी द्रुव को बताया गया। अब देखिए आपने नाम सुना होगा मरीचिका। मरीचिका क्या होता है, कोई ऐसा स्थान जहां पर वो अलग से चमकती हुई दिखाई दे। तो ये रेगिस्तान में जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो अलग से चमकता हुआ दिखाई देता है, इस कारण सूर्य की किरणों से स्वर्णिम मरीचिका के समान लगता है। सूर्य की किरणों से स्वर्णिम मरीचिका के समान, मरीचिका के समान ये लगता है। रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान हमें देखने में, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान, तो ये भी हो सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। रेत के समुद्र में
सफेद के समंदर में लंगर डाले जहाज, लंगर डाले जहाज के समान। लंगर डाले जहाज के समान हमें ये नजर आता है। एक फैक्ट ये बन सकता है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग इसे माना जाता है। तो राजस्थान का पहला कौन है? चित्तौड़गढ़, जो मैं पढ़ा चुका हूं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग लिविंग फोर्ट इसे माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग इसे माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, इस दुर्ग को क्या करते हैं? सबसे ज्यादा प्रसिद्धि की बात करें तो 99 बुर्जों वाला दुर्ग इसे माना जाता है। 99 बुर्जों वाला दुर्ग, 99 बुर्जों वाला दुर्ग है वो इसे माना जाता है। और सर्वाधिक बुर्ज इसी के अंदर, सर्वाधिक बुर्ज है वो इसी दुर्ग के अंदर है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। इसकी जो छत है वो लकड़ी से बनी हुई है, तो लकड़ी की छत है इसकी, लकड़ी की छत है, लकड़ी की छत है। ठीक है, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है ये दुर्ग। ढाई, ये इंपॉर्टेंट है, ढाई साके के लिए, इनकी भी हम बात करेंगे साकों की। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध, ढाई साके के लिए ये दुर्ग क्या है? प्रसिद्ध है। और 2009 में इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी की जा चुकी है। तो याद रख लेना, 2009 में 5 रुपए की डाक टिकट, 5 रुपए की डाक टिकट जारी की जा चुकी है, जारी की जा चुकी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया था, एकमात्र दुर्ग पर जिसपे ऊपर फिल्म बनाई जा चुकी है, तो सत्यजीत रे ने क्या किया था? सत्यजीत रे ने इसके ऊपर सुनारगढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। सत्यजीत रे ने सोनारगढ़, एक मिनट, ये अलग पेन से लिख देते हैं, ये लिखते हैं सत्यजीत रे द्वारा सोनारगढ़, सोनारगढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना, नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। अब देखिए 2009 में 5 रुपए की डाक टिकट, लकड़ी की छत, 99 बुर्जों वाला दुर्ग, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। तो इन 2.5 साकों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2.5 साके क्या है, किस किस से संबंधित है? सबसे पहला जो साका आता है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम साका, पहला साका कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं थी, एक बार देखिए यहाँ पे। एक के अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, याद रह जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, और आक्रमण के बाद में क्या हुआ, चलो यहां से इसको ऐसे कर देते हैं एरो लगा के। मूलराज भाटी के नेतृत्व में क्या हुआ था? मूलराज केसरिया हुआ था। मूलराज भाटी के नेतृत्व में केसरिया, मूलराज भाटी के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, और राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया था। राजपूत
वीरांगनाओं ने जोहर किया, राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया था। तो यहाँ पर एक सेनापति थे रतन सिंह जो कि वीर गति को प्राप्त हुए। तो रतन सिंह इस युद्ध में क्या हुआ था, रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो आपकी फर्स्ट जो शाखा है वो इस प्रकार से हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, मूलराज भाटी के नेतृत्व में केसरिया राजपूत कन्याओं ने जोहर किया था, रतन सिंह के यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुई थी। अब आता दूसरा शाखा, ठीक है। तो सेकंड शाखे की हम यहाँ पे बात करते हैं। ये देखिए 1357 की बात है, 1357 ईस्वी की बात है। 1357 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण, फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ था। और यहाँ पर राव दुद्दा भाटी, इंपोर्टेंट है ये, राव दुद्दा भाटी के नेतृत्व में केसरिया, भाटी के नेतृत्व में केसरिया हुआ। राव दुद्दा भाटी के नेतृत्व में केसरिया हुआ। राजपूत कन्याओं ने यहाँ पे जोहर किया, राजपूत कन्याओं ने जोहर, राजपूत कन्याओं ने जोहर किया, ठीक है। और यहाँ पर जो सेनापति थे त्रिलोक सिंह, वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो सेनापति त्रिलोक सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। ये दूसरा शाखा था। 1357 में फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण, राव दुद्दा भाटी के नेतृत्व में केसरिया, राजपूत कन्याओं ने जोहर किया, त्रिलोक सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये दो शाखा हो गई। फिर ढाई शाखा क्यों कहती हैं? एक में क्या हुआ था, उस शाखा तो हुआ था, केसरिया तो हुआ था। जो तीसरा शाखा हम बात की जिसे हम आधा अर्ध शाखा भी कह देते हैं, अर्ध शाखा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ। ये चीज ध्यान में रखनी है, इसे अर्ध शाखा कहते हैं। देखिए कब की बात है, ये है 1550 ईस्वी। 1550 ईस्वी में अमीर अली का आक्रमण हुआ। अमीर अली का आक्रमण, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं जिससे भी आपको पता चले। अमीर अली का आक्रमण हुआ, अमीर अली का आक्रमण और राव लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया, राव लूणकरण। यहाँ थोड़ी सी जगह की दिक्कत आती है, यहाँ लिखता हूँ राव लूणकरण, राव लूणकरण। राइटिंग थोड़ी सी वैसे ही खराब है और ज्यादा खराब है। राव लूणकरण, राव लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया हुआ, केसरिया हुआ। और यहाँ पर याद रखना जोहर नहीं हुआ, जोहर नहीं हुआ। इस कारण से अर्ध शाखा भी कहते हैं। तो ये था अर्ध शाखा, दो ये हो गया, आधा ये, ढाई शाखे हो गई। इसलिए आपका जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो फेमस है। अब आगे देखिए, तो प्रमुख जो स्थल हैं उनकी हम बात करें तो उनके अंदर देखिए क्या क्या है।
हम बात करें सबसे पहले जीन भद्र सूरी भंडार है यहाँ पर चित्तौड़ जैसलमेर दुर्ग में। जीन भद्र सूरी भंडार, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक रत्नेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। एक जैसल कुआ यहाँ पर है, जैसल कुआ है, और इस जैसल कुआ से एक कहावत भी है। कहावत क्या है कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन से इसका निर्माण किया था। तो इससे संबंधित कहावत क्या है कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन से इसका निर्माण किया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन से इसका निर्माण किया था, ये एक कहावत भी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कुलदेवी स्वांग्या देवी का मंदिर है। कुलदेवी है इनकी भाटियों की स्वांग्या माता है, स्वांग्या देवी। स्वांग्या माता का मंदिर, कुलदेवी स्वांग्या माता का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है यहाँ पर, ये भी याद रख लेना। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल से बात करेंगे, किसने इसका निर्माण करवाया वो देखिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ पर है। जवाहर विलास महल भी है, जवाहर विलास महल भी यहाँ पर स्थित है, जवाहर विलास महल। और इसे ईशान बंगला भी कह देते हैं, ईशान बंगला भी कहा जाता है, ईशान बंगला भी कह देते हैं इसे। गज महल भी यहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। गज महल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक महल और है जिसे सर्वोत्तम विलास महल कह देते हैं, सर्वोत्तम विलास महल। सर्वोत्तम विलास महल भी कहा जाता है, इसे शीश महल भी कह देते हैं। सर्वोत्तम विलास महल को शीश महल भी कहा जाता है। किसने करवाया था इसका निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका निर्माण अखेराज भाटी द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण अखेराज भाटी द्वारा, इसका जो निर्माण है निर्माण करवाया था अखेराज भाटी द्वारा, इसका निर्माण करवाया। इसके बाद में देखिए प्रमुख स्थल के अंदर देखिए 3 आपको दरवाजे याद रखने हैं, 3 दरवाजे याद रखने जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो प्रमुख दरवाजे बोल सकते हैं, इसे 3 ना लिख करके प्रमुख लिख लीजिए क्योंकि ज्यादा अच्छा है। प्रमुख दरवाजे हैं, उनमें जो हम बात करें, एक तो अक्षय पोल है, अक्षय पोल है एक तो। एक आप बात रखना, याद रख लेना, भुट्टा पोल, एक है भुट्टा पोल, इसे गणेश पोल भी कहते हैं। भुट्टा पोल को गणेश पोल भी कहा जाता है, भुट्टा पोल को। एक है हवा पोल, एक हवा पोल। ये 3 दरवाजे आपको याद रखने हैं जो कि मुख्य। एक बादल विलास महल भी है, 1 मिनट मैंने करवा दिया क्या? बादल विलास महल जवार करवाया है, बादल विलास महल भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए।
बादल विलास महल, इसके बारे में हम और डिटेल से देखने वाले हैं। बादल विलास महल के, लेकिन बादल विलास महल के बारे में यहीं पे बता देता हूँ। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हो सकती हैं, कई पॉइंट बनेंगे। देखिए फर्स्ट तो क्वेश्चन ये आता है कि ये 5 मंजिला इमारत, कितनी मंजिला है? 5 मंजिला, 5 मंजिला इमारत, ठीक है। सेकंड बनता है कि 4 मंजिल इसकी वर्गाकार है, 4 मंजिल कैसी है? वर्गाकार, 4 मंजिल वर्गाकार है। और सबसे ऊपरी जो एक मंजिल जो है, एक मंजिल जो कि ऊपर वाली मंजिल की बात कर रहे हैं, ऊपरी मंजिल की, वो मंजिल जो है वो गुबंद के आकार की है। और ये मंजिल कैसी है? गुबंद नुमा, गुबंद नुमा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, इसे ताजिया टावर कहा जाता है, इसे ताजिया टावर कहते हैं। तो वैसे आगे कर लें तो सही रहेगा, क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर से मिटा देता हूँ, आगे हम इसकी बात करें। अब मेन जो 3 चीजें आपकी बच गई है, आगे बात करेंगे इसकी। 1 मिनट, क्योंकि जगह कम है ना। लक्ष्मी नारायण मंदिर, पहले हम क्या करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। जीनभद्र सूर्य ग्रंथ, और ये आपका बादल विलास है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए कितना है, 5 मंजिला, 5 मंजिला इमारत, ठीक है। इसमें बात करें तो 4 मंजिल वर्गाकार है, 4 मंजिल वर्गाकार, और एक मंजिल जो है, एक मंजिल जो सबसे ऊपर की है, एक मंजिल जो कि ऊपरी का, वो गुबंद नुमा, गुबंद नुमा, गुबंद नुमा है। और इसे ताजिया टावर, इसे क्या कहते हैं? ताजिया टावर कहते हैं, ठीक है। अब इसका निर्माण पूछ ले तो इसके निर्माण से संबंधित जो तथ्य निकल करके आता है वो ये है कि इसका निर्माण है वो सिलावटों द्वारा करवाया गया। निर्माण है वो करवाया था 1884 ईस्वी में सिलावटों द्वारा, सिलावटों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। राव सिलावटों द्वारा निर्माण, और इसे राव बेरीसाल को भेंट किया गया था। इन्होंने निर्माण करवाया और राव जो बेरीसाल थे इनको भेंट किया गया, राव बेरीसाल को भेंट किया गया। पहले किले भी भेंट में दे दिया करते थे, तो राव बेरीसाल को ये किला भेंट किया, महल भेंट किया गया। राजस्थान के सबसे ऊंचा महल माना जाता है ये, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा महल माना जाता है, सबसे ऊंचा महल, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा महल है ये माना जाता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ब्रिटेन की वास्तुकला की यहाँ पर छाप नजर आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की वास्तुकला, ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप नजर आती है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है बादल विलास महल के बारे में जो आपको याद कर। अब जी लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात कर लेते हैं। देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये जैसलमेर की भाटी राजवंश का आराध्य देव माना जाता है। जैसलमेर के भाटी शासकों का, जैसलमेर के भाटी शासकों का आराध्य देव, आराध्य देव, जैसलमेर के भाटी शासकों का आराध्य देव माना जाता है। निर्माण से संबंधित इंपॉर्टेंट है, निर्माण बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
तो निर्माण से संबंधित तथ्य की बात करें तो कब किया गया था, पहला तो ये, तो इसका निर्माण 1437 ईस्वी में हुआ था। 1437 ईस्वी में किसने करवाया था, तो राव बेरिसाल द्वारा। राव बेरिसाल द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इनकी मूर्ति थी वो मेड़ता से लाई गई थी। यहाँ पर जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी, मूर्ति मेड़ता से लाई गई, मेड़ता से लाई गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बना भी है, ये तथ्य आप जरूर याद रख लेना, ये है कि इनके जो किवाड़ है ना, वो किसके बने हैं, कौन सी धातु के बने, तो सोना चांदी के बने, सोना चांदी के बने। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो याद रख लेना कि कौन से मंदिर के जो किवाड़ है वो सोना चांदी के बने, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, अब जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दो ग्रंथ मिले हैं, और सबसे प्राचीनतम लिपि का अवशेष यहाँ पे मिलता है, तो प्राचीनतम जैन पांडुलिपि, जैन पांडुलिपि के हस्तलिखित ग्रंथ यहाँ से मिले हैं। हस्तलिखित ग्रंथ यहाँ से मिले। प्राचीनतम जैन पांडुलिपि के हस्तलिखित ग्रंथ है वो यहाँ से मिले। लेखक की बात करें तो इनका लेखक कौन था इन ग्रंथों का, तो जीन भद्र सूरी माना जाता है इनका लेखक है जीन भद्र सूरी, इनके लेखक हैं जीन भद्र सूरी। ठीक है, थोड़ी सी आज राइटिंग में मुझे दिक्कत आ रही। इसके बाद में देखिए यहाँ पर राजस्थान में उपलब्ध प्राचीनतम जो है, राजस्थान में जितने भी प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ यहाँ से मिले हैं, तो ये लिख देते हैं राजस्थान में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, राजस्थान में उपलब्ध भी लिख देते हैं, पूरा सेंटेंस अच्छा हो। राजस्थान में उपलब्ध सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ यहाँ से मिले हैं। और दो ग्रंथों का नाम आता है यहाँ पर, एक तो है आपका 10 वैकालिक सूत्र चूर्ण, 10 वैकालिक सूत्र चूर्ण, इसका नाम भी सुना होगा आपने। और एक हो जाएगा आपका ओद निरुक्ति वर्ती, ओद निरुक्ति वर्ती, एक ये हो जाए ओद निरुक्ति वर्ती। 1060 में लिखे गए थे ये दोनों ही, 1060 ईस्वी में लिखे गए थे। और लेखक पूछ ले तो अलेखाकार पाहिल हो जाएगा इनका लेखक, यहाँ पे जगह नहीं फिर भी लिख देता हूँ चलो उसको, अलेखाकार पाहिल हो जाएगा लेखक। ये आपका जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम और अन्य जो दुर्ग हैं उनमें से कोई और लेके चलेंगे, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।